नमस्कार, नेशनल वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। शामली में डायल 100 की गाड़ी से खींचकर पुलिस वाले के सामने राजेंद्र कश्यप उर्फ तरशपाल को भीड़ ने पीट कर मार डाला, तो मेरठ में पुलिस ने ही मुजफ्फरनगर के इरशाद को मार डाला है। मार डाला इसीलिए क्योंकि इरशाद के परिवार वालों के मुताबिक उसके ऊपर अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं थी। तो अब जरा सोचिए, जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है वही पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है। इस मुठभेड़ को जायज ठहराने के लिए पुलिस के पास अपने तर्क हैं, लेकिन वो तर्क इतने खोखले हैं कि जरा सी तफ्तीश में ही कुतर्क नजर आने लगता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि जब इन कुतर्कों के सहारे ही प्रमोशन हो, इनाम मिले, सरकार इन पुलिस वालों की बलाएं उतारे, तो क्यों नहीं गढ़े जाएंगे ऐसे कुतर्क? क्यों नहीं भीड़ को हत्या करने की इजाजत दी जाएगी? और अगर ये पुलिस का असली चेहरा है तो फिर आखिर ये पुलिस किस काम की? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्थिति जो देखने वाली है, चाहे मामला शामली का हो चाहे मेरठ का हो, दोनों ही जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त तो नजर आती है, साथ ही साथ पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में खड़ी नजर आती है। सबसे पहले मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे जेपी पांडे जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। स्वागत आपका भी। यशवंत सिंह हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ पूर्व डीजी सुव्रत त्रिपाठी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे में तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जेपी पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपसे, मेरठ की बात हो चाहे शामली की बात हो, दोनों ही जगह पर जिस तरह की कार्यप्रणाली पुलिस अपनाती हुई नजर आई है, अब क्या करेंगे? क्या वाहवाही करेंगे? क्या पीठ थपथपाएंगे? क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये जो आप दो घटनाएं दिखा रहे हैं, दोनों अंतर विरोधी हैं और निश्चित रूप से सरकार इस पे पूरी संजीदगी से ध्यान देगी। पहला तो ये है कि डायल 100 की गाड़ी से भीड़ ने उसे खींचा, भीड़ क्यों उग्र थी, अब उस पूरे प्रकरण की जांच होगी, शीर्ष स्तर पूरा। जांच क्या होगी सर? मैं पूरी आपको कहानी बता देता हूं डिटेल में। परचून की दुकान चलाता था, वहां से दबंग लगातार उसके यहां से उधार ले रहे थे, आपसी विवाद बढ़ा और जिसके लिए पैसे को लेकर यह विवाद बढ़ गया, और उसके बाद खींचातानी हुई, मारपीट हुई, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी मारा, जिसकी गलती नहीं थी उसे मारा, और डायल 100 की गाड़ी से खींचकर बाहर निकालकर लाठी डंडों से इतनी बुरी तरीका से पीटा गया है कि उसकी जान चली गई। जी हाँ, तो ये निश्चित जान लीजिए कि आदरणीय योगी जी की जो सरकार है उसमें तथाकथित दबंग हो या कोई शक्तिशाली हित हो, उन्हें किसी भी कमजोर निसहाय व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या उन्हें दंडित करने का अधिकार नहीं है। कानून वाले तो खुद ही कानून हाथ में ले रहे हैं। पुलिस जिस तरह से डायल 100 से, आप समझ सकते हैं इस बात को, डायल 100 की गाड़ी किस लिए बुलाई जाती है? सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बुलाई जाती है, सुरक्षा के लिए बुलाई जाती है। लेकिन अगर उसी डायल 100 की गाड़ी से अगर किसी युवक को बाहर निकालकर पीट कर मार दिया जाए तो क्या सुरक्षा बरतेगी पुलिस? आप खुद बताइए इस बात को। नहीं, देखिए, ये अलग स्थिति है। हो सकता है कि निश्चित रूप से पुलिस दो केस हो सकता है, या तो स्थानीय पुलिस की मिली भगत थी, या तो भीड़ इतनी उग्र थी, बड़ी संख्या में थी कि वो जो है पुलिस को डिफेंसिव होना पड़ा, युवक को खींचा गया। लेकिन चाहे जो भी स्थिति हो, चूंकि सरकार की मंशा साफ है कि वो किसी भी तरह से अपराधी का साथ नहीं देगी। मतलब नहीं, आपकी मंशा साफ है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर फिर क्यों नजर आता है? अंतर नहीं है। धरातल की बात की जाती है, जब धरातल पर इस तरह की घटना सामने आती है तो वहां पर तो गौरव जी ऐसी बार-बार नजर आने लगी है। गौरव जी, समझिए, ये घटनाएं दुखद हैं, ये पुलिस के आचरण से रिलेटेड है, और ये दुर्भाग्य से पुलिस का आचरण आखिर कौन देखेगा? सरकार देखेगी, सरकार देखेगी, आला अधिकारी देखेंगे, पुलिस का आचरण कौन देखेगा? 15, आप अभी डीजी साहब बैठे हैं, बताएंगे आपको, 15 साल से ऐसी अराजक सरकारें रही हैं साहब, फिर आप पुरानी सरकार पर चले गए। 17-18 महीने आपकी सरकार को हो गए, अब आप उस योग्य नहीं है कि पुरानी सरकार ठीकरा मत फोड़िए। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पुलिस की भर्ती, प्रशिक्षण और उनकी निष्ठा भी राजनीतिक दल विशेष से होती गई है, और ये सारे लोग मानते हैं कि हमारी सरकार में कम से कम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। पुलिस को स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन जनता को कुचलने के लिए नहीं। अभी इसी गोमती नगर में विवेक तिवारी का हत्याकांड हुआ था, बड़ा था, लेकिन आज उनकी पत्नी से पूछे, वो निश्चित दुखद घटना थी। हमारी सरकार जो कार्य कर सकती थी उसके परिवार वाले भी संतुष्ट हैं। तो आप ये निश्चित विश्वास करिए, आदरणीय योगी जी इस पूरे मसले पे पुलिस का, लेकिन इस तरह की जो पुलिस की कार्यशैली रही है उस पर अब की बार जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर तो तमाम बातें की जा रही है। एनकाउंटर का भी तमाम ऐसे तकरीबन मामले सामने आए जिसमें फर्जी एनकाउंटर देखने को मिले। आगरा चले जाइए, मेरठ चले जाइए, अलीगढ़ चले जाइए, मैं सहमत नहीं हो सकता, अलीगढ़ चले जाइए, आप वाराणसी चले जाइए, 3000 से ज्यादा एनकाउंटर किया गया, लेकिन फर्जी मुठभेड़ की भी बातें सामने आई। एनकाउंटर हुए हैं, एनकाउंटर सारे नहीं हुए। अगर सारे फेक ना हुए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों था? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब क्यों तलब किया? मानवाधिकार वाले वो ऐसे लोग हैं
कि वो उत्तर प्रदेश के पुलिस को 75 ग्राम दाल मिलती है, अपराधी को 80 ग्राम दाल मिलती है जेल में, तो भी वो उसके लिए चले जाते हैं। जेल की कार्यप्रणाली की तो बात मत करिए, रायबरेली की तस्वीरें अभी ताजा हैं, कौन लोग जानते हैं, दुनिया जाती है, वहां भी ताजा गलत कार्य के साथ नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि पूरा का पूरा एनकाउंटर फेक है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पूरे का पूरा एनकाउंटर की मैंने बात ही नहीं कही, तमाम ऐसे एनकाउंटर हुए जिसमें फर्जीवाड़े की बात भी सामने आई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया। इस बात को भी तो समझने की जरूरत है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की अगर जब बात आती है तो डायल 100 की गाड़ी से निकालकर मार दिया जाता है। की जो भर्ती हुई है, जिसपे लोक सेवा आयोग की तक की भर्तियों पर न्यायालय ने फटकार लगाई है, एक जाति विशेष के लोगों को भर्ती की गई, प्रशिक्षण नहीं दिया गया, राजनीतिक निष्ठाएं रही, थाना से समानांतर का एक वसूली चलती थी, तो पुलिस का आचरण भ्रष्ट हो चुका। धीरे धीरे सुधार रहे हैं हम। कैंसरस पार्ट मिला था, शल्य क्रिया चल रही है। अभी तो आप पीठ थपथपा रहे थे, अभी तो एनकाउंटर को लेकर पीठ थपथपा रहे थे। यूपी की पुलिस सबसे बेस्ट पुलिस, बहुत अच्छा काम कर रही है, ये अच्छा काम कर रही है, इस तरह से पीठ थपथपा। आज वाहवाही नहीं करेंगे, आज भी वाहवाही करिए, आज भी पीठ थपथपाइए, आज भी कहिए कि बहुत अच्छा काम हुआ है। फिर पुलिस वालों की है, अभी भी बहुत अच्छे पुलिस वाले हैं। और निश्चित रूप से आप पिछली सरकारों का तुलना देखिए, जब राम वृक्ष यादव रामबाग कब्जा कर ले रहे, जवाहर बाग कब्जा कर ले रहे थे, यही प्रतापगढ़ में हमारा सीओ जो है मार दिया जा रहा था, तो पुलिस भी पिट रही थी जनता के। खुद मुलायम सिंह कहते थे कि प्लाट पे कब्जा हो रहा, वसूली हो रही, अपहरण एक उद्योग था। वो आप मानेंगे कि संगठित अपराध को हमने कुचल दिया है। ये घटनाएं भी बड़ी दुखद हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि पुलिस की वर्दी में कुछ ऐसे सिरफिरे हैं जो अपने आचरण पद्धति नियमावली को नहीं जानते। तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की राजनीतिक रही है, वही निर्देश खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, तो उनके निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, पालन होगा। ये अपवादिक लोग हैं, इनको करना पड़ेगा, नहीं तो आदरणीय योगी जी का क्या नेचर है ये जानते हैं। इनके साथ हम नहीं है ना, इनको संरक्षण देंगे, ये चिन्हित होंगे, इन पे सख्त कार्रवाई होगी। आप खुद सोचिए कि जिस मेरठ का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, ये कानून व्यवस्था इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि जब उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, आपस में मिठाइयां बंटवाई जा रही है। हमारे संवाददाता से भी जब हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात को बताया, मिठाइयां बंटवाई जा रही है, पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन जब उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ बात कर लीजिए, तो कोई जवाब तलब नहीं किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बच रहे हैं? अगर मान लीजिए अगर पीठ थपथपाने वाली बात है तो क्यों बचते नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं कि पिछली जो भर्तियां हुई हैं उसमें निश्चित रूप से अहर्ता की अवहेलना करके, मानक की अवहेलना करके ऐसे पुलिस बल में भर्ती लोग हैं जिन्होंने समुचित प्रशिक्षण है और उनकी निष्ठा एक दल विशेष, जाति विशेष के लिए थी, वो अब धीरे धीरे अनुशासित हो रहे हैं। वही सिरफिरे हैं। आपको लगता है किसी भी लोकतांत्रिक देश की सिविल पुलिस का यह आचरण हो सकता? कोई भी राजनीतिक नेतृत्व ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन देगा? स्वाभाविक सी चीज है कि मैं बार बार कह रहा हूं। एक बात बताइए, एसपी क्यों मुख्य दर्शक बने रहे? अगर हम मामले की बात करें, शामली की बात करें, तो एसपी क्यों मुख्य दर्शक बने रहे? अभी तक उन्होंने क्यों कोई बात नहीं कही? वो इसी वजह से सामने नहीं आना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और उसके लिए अभी तक सरकार को संज्ञान लेने के लिए कोई कार्रवाई करने की हमारा तैयारी नहीं है। राजनीतिक जो शीर्ष नेतृत्व है वो एसपी सहित चाहे एक एवरेज सिपाही हो, किसी को देखिए, एक चीज अंतर जानिए कि हमारी सरकार में राजनीतिक संरक्षण न अपराधी को न पुलिस को मिल रहा। अब ये जरूर है कि स्थानीय लोग ऐसी घटनाएं करके आपने बात कही कि अपराधियों को संरक्षण नहीं मिल रहा है ना, ये रायबरेली में जो जेल में हो रहा है वो भी आपने देखा होगा, सबने देखा जी। जो रायबरेली मैं बता तो रहा हूं, आप वही बात कर रहे हैं। इस प्रदेश में जेल में जब बड़े अपराधी जाते थे तो हम लोग डर जाते थे, और हमारे तो विधायक मारे गए हैं, कृष्णानंद राय की हत्या हुई, ब्रह्मदत्त द्विवेदी मारे गए, तो हमने तो कुर्बानियां दी। जेल में समानांतर सरकारें चलती थी, वसूली होती थी, पूरा नेटवर्किंग बनती थी। अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। रायबरेली की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं था, फिर भी घटना दुखद है और कार्रवाई तुरंत की गई। यशवंत सिंह जी देखिए, संतुष्ट हैं इनकी बात से? जी बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये घटनाओं का द्वंद्व है, मैं कहता हूं ये घटनाओं का द्वंद्व नहीं है, ये बीजेपी के वादे, इरादे और इनके एग्जीक्यूशन का त्रय द्वंद्व है। इन्होंने डायलेक्टिक नहीं, इन्होंने स्टेट में ट्राइलेक्टिक खड़ा की है। ये नवीन अवधारणा इन्होंने दी है। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि पुलिस डिफेंसिव थी और भीड़ ऑफेंसिव थी, ये स्थिति बनी कैसे? ये स्थिति बनी इसलिए कि इन्होंने पूरे समाज में एक भीड़ की मानसिकता अपने मनोवृत्ति से पैदा की है। वो भीड़ की मानसिकता न उस भीड़ में थी बल्कि उस पुलिस के अंदर भी थी। भाई भी हमारे साथ उस पुलिस के अंदर भी थी और उसी का वो नतीजा मारा उल्टा, उसी का वो बचाने गई थी वहां पर पुलिस, उसी का वो नतीजा था। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने एक्सेप्ट किया है, और आप भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर्स की घटनाएं बढ़ी हैं और एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह कि प्रदेश में अपराध हो रहे हैं और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के साथ मुठभेड़ भी कर रहे हैं। और अगर यह बात सही नहीं है, इसका मतलब
कि निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। अगर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, अगर सूबे में अपराध नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि फिर न्यायिक प्रणाली का क्या होगा, न्यायिक प्रणाली का क्या फिर होगा, लोकतंत्र का क्या होगा। बिल्कुल। और पुलिस क्या एक गिरोह की भांति, एक अपराधी गिरोह की भांति अपराधियों से मुकाबला करेगी? इस तरीके से कोई प्रदेश चलता है? इस तरीके से कोई लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों का संपादन करती है? तो आखिर सरकार का फेलियर है क्या? आप क्या मानते हैं कि सरकार क्यों नहीं काम कर पा रही है? आपके हिसाब से क्या है सरकार का फेलियर? ही मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उन्होंने डाकू मारो अभियान में जितने एनकाउंटर किए थे उसके आधे भी नहीं हुए। तब मत जाइए ना, अभी की बात कर लीजिए। तो इन्हें ये है फिलहाल का मामला है, नहीं ले लीजिए, आप मेरठ चले जाइए, हाल फिलहाल के मामले में बड़ा नया कार्य पुरानी बात को लेकर हम क्यों करेंगे? ना वो एसपी थे, ना वहां के लोग थे, ना वहां उस दौरान के कोई व्यक्ति यहाँ पर मारा गया है। तो हम आज की बात करेंगे, तो आज पे आइए ना, आज बात करिए रायबरेली का सिलसिला देखिए, उसके बाद बताइए रायबरेली वाले अगर मुद्दे को देखकर कौन सा पुलिस डिफेंसिव है, एक तरह का ऑफेंसिव है। एक एप्पल के मैनेजर को गोली मार दी जाती है, वहां पुलिस ऑफेंसिव है। वहां भीड़ उसको खींच रही थी, उस आदमी निर्दोष आदमी को, तो वहां पुलिस डिफेंसिव हो गई। व्हाट इज दिस? नहीं, ये इसलिए हुआ कि आपके ही संरक्षण में इसलिए हुआ कि आप ऐसे ही हैं, आप बच नहीं सकते। आपके ही संरक्षण में ये क्षेत्रीय दल लालू और मुलायम की जो जंगल राज की सरकार थी, जिसमें आपने पुलिस में स्थानीय गुंडों की भर्ती की, नियम की अवहेलना की, प्रशिक्षण नहीं दिया, राजनीतिक निष्ठाएं एक दल विशेष के लिए थी। अब आप यहाँ आप पैदा कर रहे हैं राजनीतिक निष्ठाएं दल विशेष के लिए आप पैदा कर रहे हैं। आपने इस संस्कृति को न सिर्फ पैदा किया है बल्कि इसे बढ़ावा दिया है। रोकिए इस संस्कृति को। लोकतंत्र को मारा गया, लोकतांत्रिक आपातकाल लेके आए। ठीक है, इस तरह से बात नहीं होगी, इस तरह से डिबेट नहीं चल पाएगी। माफ कीजिएगा पांडे जी, तो आप लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, माफ कीजिएगा, आप तार्किक बातें इस तरह से नहीं हो पाएगा। पुरानी आरोप प्रत्यारोप मत करिए, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे मत लगाइए। मेरी बात सुनिए पहले। सुब्रत त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जानना चाहूंगा क्या एनकाउंटर इतना जरूरी है कि बगैर पूछे, बगैर समझे, बगैर जाने सीधे किसी को भी उठाओ और उसे मौत के घाट उतार दो और उसके बाद एनकाउंटर के नाम पर वाहवाही लूट लो? यही है एनकाउंटर? देखिए, एनकाउंटर जो है वह एक नकल है, जैसे परीक्षा में नकल की जाती है। जब आदमी लड़का कोर्स की पढ़ाई नहीं करता है, जब लड़का कोर्स की पढ़ाई नहीं करता है तो उसको शॉर्टकट अपनाने के लिए एनकाउंटर करने पड़ते से लड़का नकल करता है। उसी तरह जो आदमी जब रेगुलर पुलिसिंग नहीं होती है तब शॉर्टकट सफलता के लिए, जैसे एक बार देखा जाए कि और इससे कोई भी क्राइम कंट्रोल नहीं होता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के टाइम में जितने पूरे हिंदुस्तान में एनकाउंटर हुए होंगे उतने अकेले एनकाउंटर, उससे अधिक एनकाउंटर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल में हुए। लेकिन क्राइम इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि स्वयं उनके भाई मारे गए, जबकि 26 प्राइवेट और 27 सरकारी असलहों से लैस थे, और अंत में वे लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इस्तीफा देके चले गए। अगर एनकाउंटर समस्या का समाधान होता तो महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के हत्यारों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? एक कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, हिस्ट्री देख करके एनकाउंटर नहीं हो सकता। कोई न कोई आदमी पहली बार ऑफेंस करता है। टेक्निकली देखा जाए, एक आदमी 100 बार अपराध किया हो फिर भी उसे गोली नहीं मारी सकती। मान लीजिए कोई निर्दोष भी रहा हो, अगर पहली बार वाकई में पुलिस में गोली चलाता है तो पहली बार भी कोई न कोई उसे गोली मारेगा। यह तो इसका थ्योरेटिकल पक्ष हुआ। प्रैक्टिकल पक्ष यह है कि समाज ने इतनी सहनशीलता डेवलप कर ली है कि जिसकी हिस्ट्री शीट या क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उसको कोई पकड़ के भी गोली मार देता है तो समाज एक बार शांतिपूर्वक बर्दाश्त कर लेता है कि चलो यह अपराधी था, यद्यपि वह भी गलत है। एक बार अगर सही ढंग से पुलिसिंग की जाए तो जितने लोग पकड़े जाते हैं ये क्यों नहीं बताते कि जितने दिन फरार थे वे किसके घर में थे, उनके मोबाइल नंबर्स की कॉल डिटेल्स क्यों नहीं आउट की जाती कि उन्होंने किससे किससे बात की, कहां कहां रात्रि विश्राम किया। मर्डर में, डकैती में, रेप में जो लोग वांछित हैं उन लोगों को आश्रय देने वालों को नाम, जो पकड़े भी गए, जहां एनकाउंटर नहीं भी हुए हैं, यही शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। तो जब आदमी उनको पैसा ले ले छोड़ देगा, सब में नाम क्लियर होते हैं। एक मर्डर में दर्जनों लोग में महीने भर बाद आदमी मुलजिम पकड़ा जाता है, 2 महीने बाद मुलजिम पकड़ा जाता है, कम से कम 50 घर में रुकता है।
आखिर एक मर्डर में खाली नामजद लोगों को छोड़ करके आपने किसी को जेल जाते नॉर्मली एकाध को छोड़ के नहीं देखा होगा। जितने दिन वो आदमी फरार रहा, किसके घर में टिका रहा, पुलिस को सारी बात पता चल जाती है। किसने कारतूस दिया, किसने हथियार दिया, ये बात किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी गवर्नमेंट में नॉर्मली सामने नहीं आती है। अगर एक तफ्तीश की सही ढंग से विवेचना की जाए मामले की, तो सैकड़ों नाम प्रकाश में आएंगे, लेकिन शॉर्टकट अपना करके लोग इसमें ले दे करके वही देखने वाली बात है कि इसी से बचने के लिए है वो कारगुजारी दिखाने अब वो भक्षक बनती जा रही है, लगातार भक्षक बनती जा रही है, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, मेडल्स, प्रमोशन, इन्हीं सब के लिए अब किसी को भी उठा रही है, जांच पड़ताल नहीं कर रही है, सीधे एनकाउंटर कर रही है। ये किस तरह की किसी को नहीं करती है, किसी को नहीं करती है। आप एक किसी भी पार्टी में के सरकार में जो एनकाउंटर्स हुए हों, उनकी एक लिस्ट खाली उठा करके देख लीजिए। नॉर्मली जिस समाज के जिस वर्ग ने सरकारी दल को बाई एंड लार्ज जनता की परसेप्शन होती इसने उड़ दिया है, पुलिस उसका एनकाउंटर करती हुई नहीं मिलेगी। मायावती की राज्य में आप नोट करके आंकड़े उठाइए, कितने दलित मारे गए। मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी के राज्य में कितने यादव मारे गए, कितने मुस्लिम मारे गए। जो सरकार का वोटर होता है उसको जब गोली लगती है तो हाहाकार मच जाता है। जिस तरह से अगर कल्पना कीजिए कि विवेक तिवारी अभी तिवारी या सिंह न रहे होते तो इतना हाहाकार शायद न मचा होता अगर वे यहीं मार एक पहलू तो आपने रख दिया मुठभेड़ का, दूसरा पहलू तो शामली से तस्वीरें सामने आई कि जहां पर रक्षा करने के लिए पुलिस जब डायल 100 की गाड़ी पहुंचती है, वहां पर उस शख्स को जिसकी रक्षा करने के लिए वहां पहुंचती है, उसी को निकालकर बाहर और मार दिया जाता है लाठी डंडों से। तो क्या पुलिस उसे बचा नहीं सकती थी? एसपी जो वहां के शामली के हैं वो तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, कुछ भी बोलने से तैयार नहीं हुए। आप किसी जिले में अपना फोटो कैमरा लेकर के चले जाइए गाड़ी डायल 100 में, जो सबसे कमजोर मरा कुचला उपेक्षित दरोगा सिपाही होगा, जिसको देख के आपको दया आएगी, जो होमगार्डों से भी बदतर शकल का होगा, जो सबसे आर्थिक रूप से कमजोर होगा, जिसके खाने का ठिकाना नहीं होगा अपने कुकर्मों या सत्कर्मों से, जो पुलिस में गरीबी रेखा के नीचे जी रहा होगा, हर जिले में जिसके पास बढ़िया पोस्टिंग के लिए पैसा देने का पैसा नहीं होगा, सबसे निर्जीव आदमी जो आत्मा से, मन से, शरीर से, पैसे से हर तरह से कुचला हुआ होता है, वो तो डायल 100 में पोस्ट होता है। वह क्या किसी की सुरक्षा करेगा? वह अपने इसी चक्कर में रहता है कि हमारे असलियत की तरफ। फिर सरकार ये दावा क्यों करती है डायल 100 हमेशा तत्पर? हम कह रहे शकल देख लीजिए, किसी भी जिले में रैंडम चले जाइए, आप कैमरा लेकर के पहुंच जाइए, एक थाने के सिपाही शकल देख लीजिए, डायल 100 की सिपाही शकल देख लीजिए, जो पूरे जिले में किसी भी जिले में किसी भी गवर्नमेंट में जो सबसे गया गुजरा सिपाही होगा, जो सबसे कमजोर होगा शरीर से, आत्मा से, मन से, जो सबसे दुखी होगा, जो थोड़ा बहुत उत्साह बचा भी होगा, वह डायल 100 की पोस्टिंग के बाद तो क्या डायल 100 पर ऐसे पुलिसकर्मी नहीं तैनात हो सकते हैं जो सदैव तत्पर रहे, उत्साह मर जाता है, जो इस मामले में स्ट्रांग रहें कि कोई एक्शन तुरंत लिया जा सके? क्योंकि डायल 100 तो सुविधा के लिए ही होती है, रक्षा के लिए ही होती है। तो क्या ये नहीं हो सकता? बचा ले, इतनी ताकत बटोर ले, इतना बहुत है। वो बेचारे इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, हमको कोई हमारा असलान छीन ले कि नौकरी जाए। किसी भी जिले में एट रैंडम आप कैमरा लेकर पहुंच जाइए और डायल 100 वाले की शक्ल कैद कर लीजिए, आपको मालूम चल तस्वीरें कई सारी आई हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा था। पांडे जी जवाब देंगे इसका कि जब तैनाती ढंग से नहीं हो पाएगी तो किस तरह से काम होगा? निश्चित रूप से त्रिपाठी जी कई कोई लंबा चौड़ा तंदुरुस्त आदमी आप दिखा दीजिए। ये एक तो त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि नियुक्ति में भ्रष्टाचार था, और मैं वही बात कह रहा था। इन्होंने ये भी बताया कि ऐसी स्थिति जब एनकाउंटर की बनती है, अराजकता, पुलिसिंग नहीं होती है, दोनों ही बात मैं कह रहा था। पूर्ववर्ती सरकार में जो अराजकता थी उसी के कारण हमारी बात समझिए, उसकी बैकग्राउंड उन्होंने बनाई। हाँ, मैं त्रिपाठी जी से विनम्रता से सुन लीजिए, इसके पहले भ्रष्टाचार को राजनीतिक संरक्षण मिलता था और कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक या आपकी सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस की राजनीति, आदरणीय योगी जी की सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, इच्छा शक्ति, तो आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। आप त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, न्यूट्रल व्यक्ति हैं। ये पहला मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बाद मिला है जो ईमानदार है, जो अपने कपड़े खुद धोता, तो उनको नहीं सफाई उत्सव मनाना है। तो ये निश्चित मैं मान रहा हूं कि व्यवस्था विरासत में मिली थी, पूरी तरह कैंसरस थी, इलाज हो रहा है,
और ये जो लोग दिख रहे हैं, मैं ये भी बड़ी दुखद बात है कि तैनाती में भी भ्रष्टाचार था। सर ये कब तक लेकिन चलेगा? जब इसका कोई राजनीतिक टाइम स्तर पे पीरियड पैसे डिसाइड नहीं होगा? लिए जा रहे सर हैं, कब तो तक व्यवस्था चलेगा? धीरे-धीरे 17 महीने नीचे की सरकार जाएगी, हो गई, ईमानदार हो। 75 के 75 जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर लिया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। नहीं, ये कानून कैसे आप व्यवस्था कह सकते हैं? देख 75 कानून जिलों का व्यवस्था सबको पता है सर, practically आप सबको पता जाइए। है। पहले ये था कि हमारी बहन बेटियां सड़क पे नहीं उतरती थी, अगर आपका प्लाट सर, रहता अभी भी तो आप उस पे लगातार सुनिए, देखिए, अभी साइकिल का अभी- झंडा लगा के सर जो प्रतापगढ़ प्लाट की पे बात कब्जा आपको कर याद दिला लेते दूंगा, हैं, अभी नहीं मुलायम परसों जी की घटना है करते सर, थे। 2 दिन पहले की अब घटना आपके है। प्लाट कब्जे नहीं होते, अवैध खनन नहीं हो रहा है, अपहरण उद्योग नहीं है, तो निश्चित बड़े अपराध पे हमारी बड़ी अच्छी सफलता। और सर और जो ये एनकाउंटर किसी भी की हुए जान हैं, चली जाना छोटा मानते हैं परसेंटेज क्या? आप दिखा ये दीजिए। किसी की जान चली जाना कि छोटा मानते हैं क्या? नहीं है, रेयर है सर ये सारे जान चली जाना छोटा मानते हैं क्या? ये जो किसको? घटनाएं हुई हैं, चाहे नहीं, बात नहीं, शामली मैं की इसे चली कहाँ जाए, ये छोटी छोटा घटना मान है रहा क्या? हूं? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हमारे पुलिस तंत्र में हमें विरासत में कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जो वर्दी में गुंडे हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति, भर्ती, प्रशिक्षण की प्रक्रिया न्यायालय की निगाह में गलत थी, संदिग्ध थी। तो अब हमें वो विरासत में मिले हैं, उनका आचरण दुरुस्त किया जा रहा और निश्चित सही होंगे, लेकिन उनको हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनके विरुद्ध यशवंत सिंह जी कार्रवाई विरासत में मिले हैं, इसलिए स्थिति ऐसी बनी हुई है। विरासत में ना मिला होता कुछ तो ऐसे सर, विरासत में तो सरकार भी मिली है। बात दरअसल ये है, पिछली कोई और नहीं, तो थी। उसी को एक साल लग गया जनता ने इलाज तो आपको वोट देके बनाया ना, निर्वाचित- तो सरकार आखिर निर्वाचित फेरबदल तो हुआ ना। निर्वाचित सरकार का यह दायित्व बनता है कि विरासत में मिली हुई चुनौतियों का भी सामना करें, और जिस तरीके की विरासत ये छोड़ के जा रहे हैं, उस चुनौती का सामना करने के लिए एकमात्र अगर कोई विकल्प है तो वो कांग्रेस है। दूसरी बात कि एक विशेषज्ञ व्यक्ति ने कहा है, मैं कहता तो आप मुझे राजनीतिक मान के खारिज कर देते, एक विशेषज्ञ व्यक्ति ने कहा कि ये जो है एनकाउंटर्स नहीं है, ये पॉलिटिकल मर्डर्स हैं, राजनीतिक हिंसा है और इस सरकार में भी जारी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके के क्राइम्स को रोकने के लिए, इस तरीके के एनकाउंटर्स को रोकने के लिए आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक वैल्यू भी है और डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। इस सरकार में न लॉ है और न ऑर्डर है, कुछ नहीं है, टोटल ध्वस्त हो चुका है। जहां पे सूबा कानून और व्यवस्था के मामले में इस तरीके से असफल चल रहा हो, उस सूबे का मुख्यमंत्री पूरा स्टेट छोड़ करके 5 राज्यों की विधानसभा का चुनाव कर रहा है। आप चुनाव करवाइए, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन प्रदेश को दुरुस्त करके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके तो दूसरे सूबों में जाइए। आप इस तरीके से सूबे सूबे में भ्रमण करते रहेंगे, आपके प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे होंगे और आप जो है देश में ही प्रवासी हो जाएंगे, तो क्या समझ रहे हैं कि 22 करोड़ की आबादी का सूबा यूं ही आप संभाल लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कैसे मैनेज करेंगे पंडित जी? जवाब इसलिए दीजिए, कैसे ये मैनेज मैं करेंगे? कह रहा हूं, सुन लीजिए। स्थिति जस की तस बनी हुई है, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, कैसे मैनेज करेंगे? बदलना ही एकमात्र विकल्प। ठीक है, आ रहा हूं यशवंत जी, आपके पास मंत्री बता को दे रहा हूं, बदले, आप सिंह साहब आ रहा हूं आपके समझ पास। सकता। ठीक है पंडित जी, सुनिए, आपने बड़ा अच्छा किया कि आप शास्त्रीय शब्दावली का यूज कर रहे हैं बार बार डेमोक्रेसी की। भारत में जो डेमोक्रेसी रही है उसका लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़ा प्रबल पक्ष रहा। बाबा साहब कहते थे, गांधी जी भी कहते थे, सहभागिता की। आप अपना इतिहास उठा के देख लेंगे ना, इतिहास नहीं बुलाएगा सर। एक सेकंड पांडे जी, एक सेकंड सिंह साहब आ रहा हूं आपके पास। सिंह साहब ठीक है, आपने बता दिया आपको डेमोक्रेसी यहाँ पर इसलिए ये डिबेट रखी गई है कि इतिहास बुलाया जाए। ठीक है, निर्वाचित नहीं होता। अरे यशवंत सिंह जी आपके पास वापस आऊंगा। एक सेकंड पांडे जी से मेरा सवाल है। पांडे जी एक सेकंड, ठीक है, लोकतंत्र आपके बस की बात नहीं। यशवंत सिंह जी आप वापस आऊंगा आपके पास, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। यशवंत सिंह जी आपके पास आऊंगा। पांडे जी सवाल का ये जवाब दीजिए। देवाकांत बरुआ कहते थे इंदिरा इज इंडिया 1979 पांडे जी, आप उसी पांडे जी, जब आप अरे इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, तो फिर इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, आपके मुंह से इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। आप आपातकाल लगाने वाले हैं। पांडे जी असंवैधानिक आपातकाल लगा चुके हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आपने असंवैधानिक कब दिया था पांडे जी? फिर याद करुणानिधि हमारे दल के थे, कर्पूरी ठाकुर, चरण सिंह बेबीलाल हमारे दल के थे। पिछड़ों को क्या किया? हमें समझ में नहीं आता कि इस पार्टी ने लोकतंत्र में मठों को शासन करने का अधिकार कैसे दिया है? मठों को शासन समय की भी कमी है। ठीक है, मठों को शासन। यशवंत सिंह जी वापस आऊंगा आपके पास, समय की कमी है, एक सवाल ले लेता हूं। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, तो ये लोकतंत्र, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, को पांडे जी, आप लोकतंत्र को आप जिए, लोकतंत्र आपके चरित्र में नहीं है, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आप इस तरह से डिबेट नहीं चल रहा है। इसीलिए 55 सालों तक आपको रिजेक्ट किया जाता रहा और पुनः रिजेक्ट किए जाएंगे। अध्यक्ष कौन होगा? असली गणराज्य आप आरएसएस की पाठशाला में जाइए, इसके अलावा कोई काम नहीं। आप ये कहेंगे कि राहुल का आप धीमी आंच पे देश के फैब्रिक को, देश की भावना को, देश की आस्था को सब निकल गया।
चूंकि आप दलितों के दुश्मन, उसे गर्म करिए मैं बता रहा हूं और पेरियार, उस करुणा निधि, केमिकल काशीराम से किससे लड़े? पूरा विश्व दमन करिए, बता तो रहा हूं, भारत पिछड़े राष्ट्र किससे को लड़े? राष्ट्र के मुसलमानों शक्ल में के शत्रु आप खत्म हैं। करिए। देश इसके में अलावा आपके आपातकाल पास लगा कुछ दिए, नहीं। तो पूरी की पूरी कुछ हमारी नहीं है ऐसी आपके। मॉडल व्यवस्था है। आप गांधी एक के ग्राम असंवैधानिक स्वराज की हत्या आपातकाल लागू कर किए दी, गांधी की तो हुए हैं। रूह जो है नष्ट कर दिया आप लोग। सर हो गया इतिहास पूरा, ये लोग इतिहास नहीं, इतिहास पूरा हो गया। लोकतंत्र जब आप कहते हैं तो मुझे हंसी आती है। इतिहास पूरा हो गया। अब लोकतंत्र जब बड़ी शास्त्रीय आरएसएस और बीजेपी के लोग लोकतंत्र विरोध उच्चारित होगा। करते हैं, आपको शोभा तो मुझे देता है शर्म लोकतंत्र आता है की कि बात आपने करते ये हैं। शब्द बोला आप कैसे? ऐसे दल के हैं जो देश में आपातकाल लगा दिए। मेरे दल आप को कह रहे आप हैं जान लोकतंत्र लेते है। तो आप यही करते। आपसे प्रदेश नहीं संभलता। अरे 6 से 21 मेरे प्रांत दल में को गए, जान सुनिए। जाएंगे, मेरे आइडियोलॉजी को जान इतिहास जाएंगे, सुनिए, कांग्रेस के उत्तर चरित्र को प्रदेश जान में जाएंगे, मुलायम कांग्रेस के का विरासत चरण को पकड़ जान के जाएंगे। आप अमेठी तो आप और इस तरीके रायबरेली में का अंदर दंगा हैं। कैसे छोड़ते हैं? ठीक है, उत्तर ठीक है, प्रदेश छोड़िए। ठीक है, ठीक है, छह बहुत स्टेट माफी के से साथ, आपके बस बहुत में माफी के साथ, 6 स्टेट से हम ठीक 21 है, में गए बहुत हैं। माफी के और साथ इस आपकी चर्चा को दशा हमें क्या यही हो खत्म गई करना है? पड़ रहा है। समय की भी कमी है, समय की भी कमी है। इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है, समय की कमी है। लेकिन जिस तरह से ये डिबेट कहीं से कहीं पहुंच गई, इतिहास खंगालने लगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो हमेशा से देखने को मिलता है, चाहे बात बीजेपी की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी इससे पहले थी, और कांग्रेस जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है। लेकिन बावजूद इसके स्थिति यही है कि कानून व्यवस्था का अगर सुधार करना है तो उसमें देरी क्यों की जा रही है, और डायल 100 पर अगर सिपाही सही ढंग से तैनात नहीं किए गए तो उनकी तैनाती कब होगी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल पहले भी खड़े हो चुके हैं और उसके बावजूद अभी भी स्थिति जस की तस नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। नमस्कार।